अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। YouTube और Google पर अभी जुड़े अमित तिवारी क्लासेस से और पेज को सब्सक्राइब कर ले। बेल टैब को दबाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें और पाएं पढ़ाई से संबंधित अपने सभी समस्याओं का समाधान। हेलो गाइस, अमित तिवारी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर अभी भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th यानी कि 10 बिहार बोर्ड जो कोरोना के दौरान 2021 में जो एनुअल एग्ज़ाम वार्षिक एग्ज़ाम हुआ है उसी को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये साइंस का पेपर है। साइंस जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विज्ञान है। और ये जो है 2021 का पेपर है, विषय कोड 212। और जो ये सेट मैं लिया हूँ बनाने के लिए, ये सेट ए है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कुल प्रश्नों की संख्या में देख सकते हैं। यहाँ पर 80 प्रश्न है जो MCQ से है। 30 प्रश्न जो आते हैं ये हमें रिटन तौर पर होते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा ये हमारा MCQ को सॉल्व करना रहेगा। तो जहाँ भी पॉइंट होगा बताने लायक उस पॉइंट को क्लियर करते हुए पूरे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। तो आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये पूछ रहा है कौन सा लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो हमें मालूम है कि जो लेंस है, लेंस बनने के लिए किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट ही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से पीतल का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पीतल जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इंग्लिश में बोले तो ब्रास। ठीक है, जल जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। कांच यानी कि गिलास ये भी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए जल और कांच का तो उपयोग होगा, पीतल का नहीं होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो, इसके दो नियम होते हैं। तो कौन संख्या इसमें हम शो करेगा? इसमें इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए। तीसरे प्रश्न पर अब हम लोग आते हैं, देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो वह रेटिना होता है जो आंख के पीछे होता है, वहीं पर हम लोग का कोई भी प्रतिबिंब बनता है आंख में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं चौथे प्रश्न पर। कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक जिसे म्यू से दिखाया जाता है, म्यू का मान होता है, तो म्यू का मान sin I बटे sin R होता है। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण है। तो वह गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, यानी कि हमारा जो हो जाएगा उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण होगा, सॉरी उत्तल दर्पण। इंग्लिश में बोले तो कन्वेक्स। क्यों होगा इसको हम लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो हमारा जो होता है ये ध्रुव कहलाता है P और यहाँ पर F होता है। अगर इसको हम ग्राफ में देखें तो ये ऐसे हो गया। ये वाला जो ग्राफ होता है F इस साइड है, यानी कि प्लस x के साइड है, इसलिए फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे कह रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो देखिए तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जैसे में इसमें आप लोग पढ़े होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होती है, प्रतिलाइट है जब चलती हैं तो वो अपनी दिशा से हल्का सा मुड़ जाती हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वो हमें, जैसे में अगर हम लोग पैर भी रखें पानी में, तो पानी में पैर रखें तो हमें पानी जो पैर है ये बड़ा सा दिखाई देता है और बिल्कुल मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब भी कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। इसमें लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण अभी बताए, उत्तल दर्पण था वो वाला। अब हम लोग आते हैं अवतल दर्पण पर। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, यहाँ P होता है, यहाँ F होता है। तो F जो है x एक्सिस के निगेटिव साइड हो गया, इसलिए इसका जो फोकस दूरी होता है F जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि ये हो गया हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F है और उसकी वक्रता त्रिज्या R है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो हम लोग जानते हैं जो त्रिज्या होता है, जो R होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, वो 2 गुना होता है फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, फोकस दूरी का 2 गुना, यानी कि ये ऑप्शन बताएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। संख्या 9 पर आते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर जब हम लोग का जलता है तो इसमें जो है जलने के लिए नाइक्रोम का तार होता है, जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम का होता है जो जलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
चलिए इसमें आता है एक 10वां क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। इसमें कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की मान। तो देखिए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा यानी कि 1 किलोवाट आवर होता है। तो किलोवाट आवर जो है, देखिए 1 किलोवाट आवर ये किसके बराबर होगा? तो 1 घंटा में जो होता है 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड 3600 गुणे 1 किलो, 1 किलो में होता है 1000, तो ये हम लोग 1000 कर देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 36 गुणे 10 के पावर 5। ठीक, अगर दशमलव साइंटिफिक तरीका कहता है कि एक अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, तो 3.6 हो गया, 10 के घात 6 हो गया। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो इतना जूल हो गया, और ये ऑप्शन डी है, जो है ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है, कह रहा है किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो किलोवाट आवर ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऑप्शन ए। अब ऑप्शन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस पर आते हैं। इसमें कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये उसमें सिद्धांत पर करता है कार्य। और विद्युत फ्यूज का हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि घरों में जो है अगर कहीं तार शॉर्ट आउट किया तो इसको हम लोग ये फ्यूज अगर मार देता है तो जिस कारण से बिजली जो है वहाँ पर कट हो जाती है पूरे घरों में। तो ये हमारा विद्युत फ्यूज जो है उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए सही है। नंबर 13 पाते हैं। इसमें कह रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। इसमें कह रहा है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विभवांतर जो है यानी कि इंग्लिश में बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जो है वोल्ट मीटर मापता है। ठीक, वोल्ट मीटर इसको मापेगा, वोल्टेज में मापता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। 15वां क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है जल ऊर्जा संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा को। जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो पानी होता है, ऊपर इकट्ठा किया जाता है, फिर वो पानी गिरता है जिस कारण से विद्युत ऊर्जा बनता है, और तो इस कारण से ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। और जो गिरा हुआ पानी होता है वही बाद में खेतों में यूज कर लिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहे हैं विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं वो निष्क्रिय गैस होती हैं। निष्क्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं? हे नानी आराम कर ले जिंदा रहेगी, हीलियम, नियॉन, इसके बाद आर्गन, इसके बाद जिनॉन, और इसी तरह से होता है हे नानी आराम कर ले जिंदा रहेगी, क्रिप्टॉन होता है, जिंदा रहेगी, आर्यन होता है, ये सब होते हैं। तो इसका हम कभी आप लोग को ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अभी के लिए इतना जान लीजिए निष्क्रिय गैस का उपयोग होता है, और निष्क्रिय गैस में जो उपयोग होता है वो मेनली आर्गन का किया जाता है विद्युत बल्ब में उपयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं। कह रहा है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या होगा? जब लाल होता है, रेड या ऑरेंज हो जाता है, ROY या येलो हो जाता है, लाल हो जाए, ऑरेंज हो जाए, इस तरह का जब भी मिलता है तो उसका पीएच हमारा जो होगा वो एसिडिक होता है। एसिडिक इन नेचर मतलब अम्लीय होते हैं पदार्थ, और अम्लीय पदार्थ का हम लोग पीएच जानते हैं 0 से 7 होते हैं। 0 से 7 अम्लीय पदार्थ का होता है पीएच। तो और 7 जो होता है, जो केवल 7 होगा, सिर्फ 7, वो न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 जो होते हैं वो क्षार होते हैं। तो यहाँ पर यानी कि लाल कर दिया, लाल हो गया है, तो लाल हो गया है, अम्लीय होगा, यानी कि पीएच इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन ए यानी कि 2 होगा। चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र ऑप्शन सी हो जाएगा, C6H6 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, तो IUPAC नाम एथिल अल्कोहल का एथेनॉल होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है सही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य रूप है? तो ये जो होता है अल्कीन का होता है, किसका होगा? एल्कीन का होगा, और एल्कीन का होगा, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, और जो अल्केन होते हैं, अल्केन उसका जो होता है अल्केन का वो होता है CnH2n+2 इस फॉर्म में होता है। जो अल्कीन होता है उसका होता है CnH2n फॉर्म में, और जो अल्काइन होते हैं उनका जो होता है वो होता है CnH2n-2 फॉर्म में होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा एल्कीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसमें कह रहा है लोहे का परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा गया है। लोहे का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें कह रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील है, ये जो है मिश्र धातु है, और मिश्र धातु ये किस किस से बना होता है? लोहा, कार्बन, निकेल तथा क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें कह रहा है पीतल है। तो देखिए पीतल जो है ये एक मिश्र धातु है। पीतल जो है यहाँ पर एक मिश्र धातु होता है। और ये क्यों मिश्र धातु है? क्योंकि ये एक ही धातु से मिलकर नहीं बना है। इसमें दो धातुएं होती हैं मेन, वो होती हैं तांबा और जस्ता। इसलिए पीतल जो है धातु, सिर्फ धातु का नहीं बना है, मिश्र धातु। क्योंकि दो से अधिक जब धातु हो जाते हैं तो उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो कौन अम्ल है? CuO, ये तो कॉपर ऑक्साइड है, ये होगा नहीं। H2SO4, ये जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और अम्ल हम लोगों से पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। 24 का ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। कह रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो देखिए संसूचक भी होते हैं, वो जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो जो प्राकृतिक सूचक इसमें पूछा गया है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक भी होते हैं सूचक और मैन मेड भी होते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज हुआ, फेनेफ्थलीन हुआ, पीएच हुआ, ये सब मैन मेड है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक सूचक है उसमें हल्दी है, और हल्दी हमारे घरों में भी अवेलेबल होता है। उससे हम लोग अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। और हल्दी का जो कलर होता है वो पीला होता है, ये आप लोग समझते हैं। 25 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिकों का नाम क्या है? तो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिकों का नाम एल्कोहल है। यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। इसमें 27वां में कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा एथाइन देता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। इसमें कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन को बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न 29 पे आते हैं। 29 में कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? तो जो द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा, जिसे, और इस क्वेश्चन में और एक बात ध्यान दीजिए, धातु पूछा गया है। तो धातु जो है वो है हमारा पारा, यानी कि मरकरी, ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें कह रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, ये यानी कि ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है। तो देखिए क्षारीय ऑक्साइड का हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं? क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि हम उसको H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो वो क्षारीय बन जाए, ठीक है ना। जैसे में Na2O है, तो इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जल के साथ रिएक्शन करा दें प्लस H2O कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये कहीं ना कहीं NaOH बनेगा। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये एक क्षारीय है। तो क्षारीय हो गया, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। लेकिन जब इसको हम लोग HNO2 को जब हम लोग जल के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये हमारा जो है नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। इसी तरह से SO2 को अगर जल के साथ रिएक्शन करा दें तो ये हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये P2O5 को जल के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो ये बन जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर इसको जल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्षारीय नेचर का हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 32 पे आते हैं। इसमें कह रहा है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसी को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को कहा जाता है, और टार्टरिक अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन जो है ये हो जाएगा डी। संख्या 33 पाते हैं। इसमें कह रहा है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो ये जो न्यूक्लियस शब्द है ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, यानी कि 33 का ऑप्शन ए सही। चलिए क्वेश्चन संख्या 34 पाते हैं। कह रहे हैं पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो भोजन है ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। 34वां का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 35 पाते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक लिखी गई है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। लिखा है क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। तो ये इंग्लिश में बोले तो ये साइटोलॉजी कहलाता है, और हिंदी में बोले तो इसे ही हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किसके द्वारा घिरा हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पेरिकार्डियम के द्वारा, यानी कि हिंदी में बोले तो वक्ष गुहा में ये समाहित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक। प्रश्न संख्या 38 पाते हैं। इसमें कह रहा है बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है।
बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण ये जो है केमोट्रोपिज्म होता है। केमोट्रोपिज्म यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि क्या होती है। तो देखिए जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इसे हम लोग WBC के नाम से जानते हैं, और WBC की जो लाइफ होती हैं ये 12 से 20 दिन होती हैं, 12 से 20 दिन। और जो RBC होती हैं, RBC वो 120 दिन की होती हैं, 120 दिन उसकी लाइफ स्पेन होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें WBC के पूछा गया है इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 12 से 20 दिन। चलिए प्रश्न संख्या 39 हो गया। 40 पे प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है पीत रस कहाँ स्रावित होता है। तो पीत रस अमाशय में स्रावित होता है, यानी कि स्टोमक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 40 का सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी को ऐसे पूछा जा सकता है किस जीव में RBC नहीं पाया जाता है। तो RBC नहीं पाया जाता है, ये होती है मक्खियाँ। मक्खी में RBC नहीं पाया जाता है, ठीक है, इनका ब्लड लाल नहीं होगा। तो इसका 41 का प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन जो है ये हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और ये रोग खास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो गर्भावस्था के दौरान उन औरतों में पाया जाता है एनीमिया, जिसमें लोहे की कमी बोलें या हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इस तरह से आप जो 42 क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। कह रहा है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब एक्स्ट्रा अंग, जिसका इस समय आज हम लोग उपयोग उतना नहीं रह गया है। तो ये जो है अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स के बारे में और आप जान लीजिए कि वो अंग ये हैं, क्योंकि आजकल अब हम लोग जो खाना खाते हैं वो हम सही खाना खाते हैं। पहले के लोग जैसे घास फूस खा लेते थे तो वहाँ अपेंडिक्स में एकत्रित होता था। तो इस समय जो अवशेषी अंग है ये अपेंडिक्स हैं, यानी कि 43 का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 44 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये कार्य करता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होता है, यानी कि 44 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। इसमें कह रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन कार्य करता है। तो ये पाचन का कार्य स्टार्च करता है, ठीक। और स्टार्च जो होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, तो इसीलिए इसको पाचन का कार्य करता है। इसका आंसर स्टार्च भी हो सकता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट दिया है तो कार्बोहाइड्रेट भी इसका सही आंसर है, क्योंकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है ये ऑप्शन बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का जो वाहक है वो RBC होता है। इसी को हम लोग लाल रक्त को वो सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो 46 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 47 में। इसमें कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर, यानी शर्करा यानी कि बोले तो शुगर का स्तर नियंत्रित करता है। कौन करता है रक्त में। तो ये इंसुलिन, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। इसमें कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल है, और नर्व सेल इसी को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, नर्व सेल को। और जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा, इसे याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, ठीक। और कोशिका के विज्ञान को जो हम लोग कहते हैं वो साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान कहते हैं। ये सब टर्म आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 49 यानी कि 49 में कह रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन, दोनों के 2 ही नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। कौन कौन से नियम है ये आप लोग को भली भांति पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं अवतल लेंस का आवर्धन होता है। आवर्धन इंग्लिश में बोले तो इसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, सबके लिए जो मैग्निफिकेशन होता है लेंस के लिए, जो लेंस के लिए होगा वो v/u होता है। किसके लिए, लेंस के केस में। और मिरर के केस में जो होता है ये मिरर के केस में -v/u होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लेंस के लिए पूछा गया है तो v/u हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो 50 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। तो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण के सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। v जो है यहाँ पर हम लोग का इमेज डिस्टेंस होता है, और u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दूरी, u क्या है यहाँ पर वस्तु की दूरी होती है, और जो v होता है ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा से ये सब पता होगा। और जो लेंस के केस में यहाँ पर दर्पण का सूत्र पूछा गया है, लेंस के केस में 1/v - 1/u हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। ये वाला चिन्ह लेंस के केस माइनस
माइनस हो जाता है, यहाँ दर्पण है, इसलिए ऑप्शन 51 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जहां भी ये सब लाइट से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उसका आंसर यही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब। चलिए, तो इसका 52 का प्रश्न जो है ये डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, इसमें कह रहा है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस, वो जो लेंस है वो उत्तल लेंस कहलाता है, यानी कि 53 का ऑप्शन बी जो है सही है। इंग्लिश में बोले तो इसे ही उत्तल लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वर्चुअल होता है, और वर्चुअल हिंदी में बोले तो आभासी होता है, यानी कि आभासी, इसी को हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक, यानी कि कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक ये हो गया प्रतिबिंब। चलिए आते हैं अगली प्रश्न संख्या, यानी कि 54 का जो था वो ऑप्शन बी हो गया। 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, और दूसरा जो नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब एक पारदर्शी और अपारदर्शी। एक पहला जो होता है वो होता है पारदर्शी, ठीक, पारदर्शी जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है अपारदर्शी जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। यानी कि 55 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में। कह रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो जो डायनेमो होता है ये बिजली को उत्पन्न करने के लिए वहां पर लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिस कारण हम लोग के पास बिजली पहुंचता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 57 पे आते हैं, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है -1.6 10 के घात -19 कूलम होता है। आवेश का जो ये यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो 57 प्रश्न का ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 पाते हैं, कह रहा है खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो खिलौने में जो होता है उपयोग वो होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल, इसे आप लोग याद रखिएगा 1 लाइनर क्वेश्चन के तौर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा डेनियल सेल। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा हम लोग कहते हैं, यानी कि 59 प्रश्न का ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 60 पे आते हैं, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसमें जो यौगिक है उसके एक यौगिकों को जो दूसरा जो वो धातु होता है वो पदार्थ क्या करता है कि उसके जो माइनस वाला जो होता है आयन उसको साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस केस में अभिक्रियाशील, जहां भी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ सक्रियता श्रेणी फॉलो होता है। विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा होगा, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज इसे ही हिंदी में हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। जब FeCuSO4 के साथ मिलेगा तो Fe जो है ज्यादा रिएक्टिव है, इस कारण Cu का जो SO4 है सल्फेट, इसके साथ Fe रिएक्शन कर लेगा, जिस कारण FeSO4 बना देगा और Cu खुद अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन 60 की अगर बात करें तो 60 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन जो है सी सही हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे आते हैं। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ये व्हाइट होता है, यानी कि श्वेत रंग होता है। यानी कि प्रश्न संख्या 61 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है निम्नलिखित में लवण कौन है। लवण यानी कि नमक कौन है। तो घरेलू जो नमक है हमारा वो NaCl ही होता है। तो ये ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 62 का प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है। HCl ये जो है ये भी एक अम्ल है। KOH ये एक क्षार है। जो साल्ट है ये NaCl है, और ये कैसा है जिसे हम लोग घरों पर खाते हैं वही साल्ट NaCl कहलाता है। चलिए आते हैं नीला तुतिया यानी कि नीला थोथा, जिसे हम लोग तुतिया भी कहते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 63 में कह रहा है तुतिया नीला थोथा का अणुसूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CuSO4 और 5H2O ये नीला थोथिया होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन जो है ए जो है हमारा सही है। चलिए प्रश्न संख्या 64 पर आते हैं। कह रहे हैं कि गंधक का परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, ये याद को रखने वाली चीजें हैं। गंधक यानी कि इसे ही हम लोग सल्फर बोलते हैं। तो जो सल्फर होता है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 16। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 पाते हैं। कह रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 65 में
अधातु जैसे हमारे कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, जितने भी गैस होते हैं ये अधातु होते हैं। कार्बन भी हमारा जो है अधातु है। तो चलिए अधातु यानी कि मान लेते हैं CO2 है। किसी भी क्या करेंगे, जब भी हमारे धातु या अधातु का ऑक्साइड पूछेगा उसको हम जल के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे। तो H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। इसलिए अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्योंकि जल के साथ रिएक्शन कराने पर ये अम्लीय नेचर के हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए आते हैं, कार्बन पूछ रहा है, कार्बन क्या होता है। तो अभी हम बताएं कार्बन जो है एक अधातु है, कार्बन अधातु है। और कार्बन का जो अपरूप है वो होता है हीरा, वो भी एक अधातु है, क्योंकि कार्बन जब अधातु है तो वो भी होगा। और ग्रेफाइट वो भी एक अधातु है। तो कार्बन है एक अधातु है और दोनों इसके रूप क्या क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट है। चलिए 66 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। संख्या 67 पे आते हैं। 67 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारा मेथेन है यानी कि CH4। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे आते हैं। तो 68 में कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, C6H6। ये बेंजीन का जो है फॉर्मूला होता है। फिर चलिए प्रश्न संख्या 69 पर आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। अभी कुछ समय पहले मैंने इसी वीडियो में बताया अक्रिय गैस हमारे कौन कौन से होते हैं। हे नानी आराम कर ले जिंदा रहेगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये जो है हमारे अक्रिय गैस हैं, यानी कि इसे ही इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इनर्ट गैस, नोबेल गैस, ये सब नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आते हैं 70 में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु Sb यानी कि एंटिमनी ये सब होता है। कॉपर होता नहीं है, निकल नहीं है, लोहा नहीं है, ये सब उपधातु है नहीं। तो उपधातु जो इसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 70 का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे आते हैं। इसमें कह रहा है पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन जड़ों द्वारा भी होता है, पत्तियों द्वारा, तना, यानी कि ऑप्शन जो है इसका प्रश्न संख्या 71 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। संख्या 72 यानी कि 72 पे आते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से स्वपोषी कौन है। स्वपोषी कौन कहलाते हैं, जो खुद से अपना खाना बना लेते हैं, जो खुद से अपना खाना बनाते हो। तो खुद से खाना कौन बनाता है, तो खुद से खाना हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। और वो फॉर्मेशन जो करते हैं अपने खाना बनाने का वो खुद से करते हैं। और जो हरा भाग होता है पेड़ पौधे में, जो हरा भाग होता है, हरे भागों में ये फॉर्मेशन होता है, मतलब खाना बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसका जो ऑप्शन है 72 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 73 पे। इसमें कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र के कारण होती है। जैसे में श्वसन तंत्र, तो अभी हमारे यहाँ कोरोना वायरस चल रहा है। तो आप लोग को पता होगा कोरोना जब भी किसी को हो रहा है तो इससे पहले निमोनिया हो जा रहा है। क्या होता है, निमोनिया हो जाता है, जिससे हमारे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि श्वसन लेने में तकलीफ होता है। तो ये जो है श्वसन से रिलेटेड जो बीमारी है इसमें निमोनिया है। कोरोना से पहले आजकल निमोनिया हो जा रहा है, ये आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 73 का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। इसमें कह रहा है एंड्रोजन है। एंड्रोजन इसे ही हम लोग नर हार्मोन कहते हैं। तो यानी कि ये जो है 74 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। 75 में कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 का ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 76 यानी 76 पर एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप यानी पौधे का जो एक लिंगी होता है वो पपीता है। तो प्रश्न संख्या 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हमारा सही है। प्रश्न संख्या 77 में कह रहा है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, यानी कि प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 78 पर। इसमें कह रहा है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो है पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, और ये जो लिस्मेनिया है इसमें भी होता है। इसी कारण से जो क्वेश्चन नंबर 78 है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 79 यानी कि 79 में कह रहा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वृषण में, यानी कि टेस्टिस में होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 79 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं 80 प्रश्न में। इसमें कह रहा है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो ये औसत भार 1.4 kg यानी कि लगभग 1.5 kg होता है। इस कारण से क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आज का जो क्लास है 80 प्रश्न जो थे ये 80 प्रश्न सॉल्व कर लिए गए हैं। आप लोग अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द इसमें आगे जो और सभी सब्जेक्ट बच रहे हैं उन लोग का भी प्रश्न आपके सामने सॉल्व कर करके बहुत ही बेहद अच्छी मतलब अप्रोच के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तभी तक आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर करना नहीं भूलिए। तभी तक के लिए धन्यवाद।